अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साल 2020 की इनकम टैक्स रिटर्न जानी शुरू हो चुकी है। तो बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उस्मान भाई, जैसे आपने साल 2019 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हमारी रहनुमाई फरमाई है, इसी तरीके से साल 2020 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने में रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि ये साल 2020 की इनकम टैक्स रिटर्न साल 2019 की इनकम टैक्स रिटर्न से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है कि सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न दो तरीके से भरी जाती है, एक विज़िट व्यू के थ्रू, एक क्लासिक व्यू के थ्रू। दोनों व्यूज़ के थ्रू आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना आनी चाहिए। अगर आप किसी एक व्यू के थ्रू भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं तो भी ठीक है। अगर आप लोगों को दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल विज़िट व्यू के बारे में बताऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन के ऊपर अगर आपने क्लिक किया होगा तो तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। इधर से मैं साल 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी साल 2020 सेलेक्ट कर लेना है। ये इधर से सिलेक्ट। आप लोगों को मैं आज इन सारे हेड्स के बारे में बताऊंगा। ये सारे हेड्स एक्चुअली हैं क्या। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको विज़िट व्यू के सारे हेड्स के बारे में बताऊंगा, सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। फिर उससे अगली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको रहनुमाई फरमाऊँगा, बताऊँगा, पूरी एक इनकम टैक्स रिटर्न भर के दिखाऊँगा कि किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये देखें, सबसे पहले ये वाले हेड्स जो हैं वो खुल गए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बंद कर देता हूँ। ये है जी, एक एम्प्लॉयमेंट का है, एक अदर सोर्सेज का, फॉरेन सोर्सेज, टैक्स चार्जेबल, वेल्थ स्टेटमेंट। हमने ये सारे जो हैं वो बारी बारी देखना है हम किस में परटेन करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखते हैं और इधर सैलरी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये देखें, सैलरी के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा आ गया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आगे ये जितनी भी इनकम है वो इधर कैलकुलेट हो जाएगी। इधर पे, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। ये 99% जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनकी जो सैलरी की जो उनको टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है वो सारा जो है वो इधर से ही सिर्फ और सिर्फ इस हेड के थ्रू ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर लेते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन लोगों को कंपनी ने गाड़ी दी होती है, कोई नौकर शोकर दिया होता है, या कोई घर शर दिया होता है, या किसी की टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, तो वो उनके लिए नीचे वाले कॉलम जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। बाकी 99% लोग वो इसी के थ्रू ही वो लिखेंगे और अपनी जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा देते हैं। हम इधर लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल में आप लोगों की अगर 10 लाख रुपए सैलरी है तो इधर मैं लिख देता हूँ 10 लाख रुपए एनुअल सैलरी है, तो इधर मैंने कर दिया। इधर कैलकुलेट पे आप साथ साथ क्लिक करते जाएं ताकि ये पेज आपका रिफ़्रेश होता रहे। इसके बाद आपने अदर सोर्सेज पे जाना है। अदर सोर्सेज का मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अदर सोर्सेज के अंदर यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, यील्ड प्रॉफिट को कहा जाता है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट। अगर आपका कोई ऐसे प्रॉफिट वगैरह आपको जो है वो मिला हुआ है तो आप इधर लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपको बैंक में से अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिला है तो आपने इधर लिख देना है। कितनी अमाउंट का आपको प्रॉफिट मिला है वो आपने जो है वो लिख देना है। मसलन अगर आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट मिला है तो आप इधर 10,000 लिख देंगे। और अदर सीट, अगर प्रॉफिट ऑन डेट इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स 36 मिलियन, अगर 36 मिलियन से ज़्यादा आपका प्रॉफिट एक्सीड कर रहा है एक साल का तो फिर आप इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। अदर रसीट्स, अगर इसके अलावा कोई रसीट्स हैं तो आप ये इधर लिख देंगे। एनओटी और पेंशन, अगर आपकी कोई पेंशन वगैरह आई हुई है तो आप इस साइड्स के अंदर लिख देंगे। अब मैं फ़ॉरेन सोर्सेज के हवाले से आपको बताता हूँ। फ़ॉरेन सोर्सेज में फ़ॉरेन सोर्स आप देखें, इधर लिखा हुआ है फ़ॉरेन इनकम। कई लोगों की क्या होता है कि बाहर से पैसे आते हैं, उनके भाई ने भेजे होते हैं पैसे, या उनकी वालिद ने भेजे होते हैं, या उनकी बहन ने भेजे होते हैं। वो क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं। इधर आपने जो है वो फ़ॉरेन, वो आपकी इनकम नहीं है। फ़ॉरेन इनकम वही है कि अगर आपने बाहर के मुल्क में भी कोई ऐसे आप काम करें जिसकी वजह से आपको वहाँ से इनकम हासिल हुई है तो आपने इधर लिखनी है। अगर आपके कोई रेमिटेंस वगैरह बाहर से आ रही है तो आपने
वो यहाँ पे नहीं लिखनी। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो फिर इधर लिखनी है। फॉर रेमिटेंस मसलन अगर किसी भाई ने अपनी बहन को भेजे हैं पैसे या अपने वालिद को भेजे हैं, तो वो अगर वालिद उनका जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है तो इधर जो है वो एंट्री नहीं करेगा। एग्रीकल्चर अगर उनकी इनकम है तो इधर एग्रीकल्चर के ऊपर वो अमाउंट लिख देगा। लेकिन मैं आपको इधर मैं बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो सूबाई हुकूमत देखती है। इधर आप कितने भी अमाउंट लिख देंगे तो इसके ऊपर FBR जो है वो इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट नहीं करेगा, लेकिन आपके सूबे को जो है वो बता देंगे कि इस बंदे ने हमें बताया है कि इसकी इतनी इनकम है, तो इसके ऊपर जो भी आपके स्लैब्स के हिसाब से आपकी टैक्स बनता है वो इससे ले लें। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर 80,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप इधर लिखते हैं एग्रीकल्चर इनकम तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आपने 1,00,000 रुपये लिख दी तो 80,000 से ऊपर 20,000 रुपये जो आपने बने उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो टैक्स लेगी, और वो असिस्टेंट कमिश्नर, पटवारी और तहसीलदार के थ्रू आपसे जो है वो टैक्स लेंगे, अगर तो आपने खुद जमा नहीं करवाया तो। टैक्स चार्जेबल के अंदर हम जाते हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ हेड्स खुल गए हैं। सबसे पहले डिडक्टेबल अलाउंस, इसके बारे में आपको बताता चलूँ। डिडक्टेबल अलाउंस एक्चुअली ऐसे अलाउंसेस होते हैं अगर आपने इनके थ्रू ये आपने काम किए हुए हैं तो आपको आपके टैक्स में से ये जो है इनका जो पोर्शन जो भी इनका डिफाइंड पोर्शन है वो आपके उस टैक्स में से माइनस हो जाता है। जैसे अगर आपने ज़कात दी हुई है तो ज़कात के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी आपने ज़कात दी है वो एज़ इट इज़ पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल इनकम में से जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे 10 लाख रुपए के ऊपर मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये देखें 10 लाख रुपए के ऊपर अगर हम कंप्यूटेशन पे जाते हैं तो ये 20,000 रुपये जो है वो टैक्स लग रहा है। और अगर मैं इधर डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर मैं जाके कहता हूँ कि मैंने जी ज़कात दी है 50,000 रुपये, मैंने कैलकुलेट किया, अब क्या होगा कि मेरा जो अब कैलकुलेशन होगी वो 10 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगी, 50,000 माइनस करके 9,50,000 रुपये के ऊपर टैक्सेशन वो जो मेरी कैलकुलेशन होगी। अगर मैं इधर कैलकुलेशन पे जाता हूँ तो ये देखें पहले 20,000 आ रहा था, अब जो है मेरा टैक्स बनेगा 17,500। लेकिन मैं आप लोगों को इधर एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो ज़कात या जो भी डोनेशन वगैरह आप करते हैं उसका प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को ज़ुबानी कलामी ज़कात दी है, डोनेशन दी है, तो वो जो है ज़कात कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर आपको बैंक में से आपके अकाउंट में से ज़कात कटी है, सबसे पहले तो आप बैंक से ज़कात डिडक्शन सर्टिफिकेट लें, तो आप वो इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। आपने शौकत खानम को या कोई और किसी NGO को आपने अगर ज़कात दी है उनसे पर, और ये देखना चाहिए आपको कि वो NGO रजिस्टर्ड भी है या नहीं, उससे बाकायदा उसकी रसीद लें। वो आपके पास अगर रसीद है तो आप इधर वो एंट्री कर सकते हैं। तो मैं इधर से अब रिमूव कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। इधर आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एजुकेशनल एक्सपेंसेस के अंदर क्या है कि अगर आपने अपने बच्चों का कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे किए हैं तो आप इधर जो है एग्जांपल आपने जी 5 लाख रुपए एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो आगे फिर ये बताना पड़ता है कि आपके ये कितने बच्चों की थी ये फ़ीस। ये 50 लाख हो गया, एक मिनट इसको मैं 5 लाख कर दूँ या चलें इधर। अच्छा, ये अब कितने बच्चों की दी है जी फ़ीस, ये जी 2 बच्चों की दी है या 1 बच्चे की दी है, जितने भी बच्चों की दी है वो आप इधर लिख दें। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखें ये कितने है जी, इनएडमिसिबल है जी 4,75,000, तो एडमिसिबल है जी 25,000। तो मैं इधर कैलकुलेशन पे जाके देखता हूँ तो देखें ये मुझे अब 20,000 टैक्स नहीं देना पड़ रहा, मुझे 18,750 रुपये देना पड़ रहा है। एजुकेशनल के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपने इधर लिखनी है आपके पास बाकायदा उसका प्रूफ होना चाहिए। ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, चैरिटेबल डोनेशन, अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दी हुई है तो उसका भी अगर आपके पास प्रूफ है तो आप इधर लिख सकते हैं। अब आपने टैक्स रिडक्शन पे जाएंगे। टैक्स रिडक्शन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ ये क्या है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अगर कोई टीचर है या कोई रिसर्चर है, इसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के जो टीचर्स डॉक्टर्स हज़रात हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी बात नहीं कर रहा, वो इससे अलहदा हैं। अगर कोई टीचर है या रिसर्चर है उसको सैलरी मिल रही है तो उस पर जो भी टैक्स
नॉर्मल एक बंदे को एग्जांपल ले लेते हैं। एक दो सैलरीड पर्सन है, एक सैलरीड पर्सन है जो बैंक में जॉब करता है, दूसरा सैलरीड पर्सन है जो टीचर है। टीचर को भी 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और बैंकर को भी 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। बैंकर की सैलरी में से ज़्यादा टैक्स कट रहा होगा। आप अगर टीचर की सैलरी स्लिप देखें तो उसके ऊपर कम टैक्स कट रहा होगा। तो जो भी टैक्स रिड्यूस्ड है वो आप अपना जो है इधर लिख देंगे। आप सैलरी स्लिप के ऊपर सारा लिखा होता है, टीचर की टैक्स ही कम कटता है। फिर टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करें, टैक्स क्रेडिट के अंदर आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ली हुई है, लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, आपने कोई भी आपने इधर किया हुआ है तो आप जितनी अमाउंट है आप इधर अमाउंट लिखेंगे। अगर आपने पेंशन एन्युटी फ़ंड में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर किसी जो फ़ंड मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जैसे हर बैंक की अपनी फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी है, अल्फला वेल्थ मैनेजमेंट है, यूबीएल की यूबीएल फंड्स है, इसी तरीके से मेज़ान की मेज़ान इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से सारे बैंकों की जो है वो मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं। अगर आपने उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक तो वो जो है अब पेंशन फ़ंड अगर आपने किया हुआ है, पेंशन फ़ंड के थ्रू आपको अलहदा बेनिफिट होता है, और दूसरे आपके जो फंड्स होते हैं उसके अंदर आपको अलहदा फ़ायदा होता है। आपने जो भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो आप इधर वो अमाउंट लिखते हैं। मैंने इसके ऊपर कितना आपको बेनिफिट, आप कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, किसी बंदे की कितनी सैलरी है तो उसको कितना चाहिए ताकि मैक्सिमम वो बेनिफिट ले, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। आपको अगर उसके हवाले से कोई वीडियो चाहिए, मैं ऊपर कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो के ऊपर आपको ये लिंक आ जाए ताकि जो है वो आप आसानी से उसको अप्रोच कर सकें और इसके बारे में जान सकें। अच्छा, ये इसी तरीके से अगर आपने शेयर्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है तो आपका जो है वो ये पोर्शन जो है टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है वो टैक्स जो नॉर्मल लग रहा होता है उसके अंदर कम है। जैसे मैं आप लोगों को इधर बता देता हूँ, ये देखें अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इधर कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ क्योंकि ख़त्म की हुई है। ये 20,000 टैक्स बन रहा है। अगर हम टैक्स क्रेडिट में जाके इधर हम लिख देते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है जी हमने 1 लाख रुपए की, इधर कैलकुलेट करते हैं तो इधर जाके देखें आप कंप्यूटेशन पे तो अब 18,000 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, 2,000 रुपये आपको टैक्स क्रेडिट है। इसका ये फ़ायदा है। इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर क्या होता है कि आपने इन हेड्स के थ्रू, जैसे अब अगर एक बंदा है सैलरीड पर्सन की, उसकी अकाउंट में से ऑलरेडी टैक्स काट के आता है तो उसको जो है अगर तो उसने किसी मुख्तलिफ 2 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, हो सकता है तब उसको जो है वो टैक्स खुद देना पड़े। लेकिन अगर उसने पूरे साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वो उसका जो है वो टैक्स कटा होगा और पूरे का पूरा टैक्स कटा है। अच्छा, सैलरीड पर्सन ने अगर किसी और मीडियम के थ्रू टैक्स दिया है, वो अपनी एचआर को लिख के अपने अकाउंट में से टैक्स डिडक्शन जो है रुकवा भी सकता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, ये इसका लिंक जो है मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर आ जाए। आप इस लिंक के थ्रू जो है वो क्लिक करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि अब इस सैलरीड पर्सन का 10 लाख रुपए इनकम थी, इसका जो टैक्स कटा है जी सैलरी में से 20,000 रुपये हम इधर लिख देते हैं। इसकी सैलरी में से 20,000 टैक्स कटा। इसके अलावा अगर उसने किसी तरीके से उसने कोई टैक्स दिया है, बैंक में से अगर टैक्स दिया है, कोई कैश विड्रॉल की थी तो उसका टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इधर आप लिख दें। अगर आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है और उसके ऊपर टैक्स कटा है, जो भी हेड्स के थ्रू, ये अंडर सेक्शन देखें इधर लिखे हुए, आपने अंडर सेक्शन जब भी आपने एंट्री करनी है, ये अंडर सेक्शंस को आपने लाजमी देख लेना है कि ये अंडर सेक्शन के थ्रू किस अंडर सेक्शन के थ्रू बैंक ने आपका टैक्स काटा है। आप उसी अंडर सेक्शन के तहत उसके अंदर जाके आप एंट्री कर देंगे। अब ये देखें आगे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने नई मोटर व्हीकल ली है तो आपने उसकी अगर रजिस्ट्रेशन की है तो उसके ऊपर आपने जो इनकम टैक्स पे किया है, सारे का सारा आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लिख देनी। इधर आपने जो इनकम टैक्स पे किया है वो आपने इधर जो है एंट्री कर देनी है। इधर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देंगे और अपनी जो है वो जो भी इनकम टैक्स आपने पे किया है वो आप लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आपने लीज़ करवाया है तो अगर आप तब जब आपने लीज़ करवाया नॉन फाइलर थे तो आपको बैंक से जो है वो 4% बैंक ने टैक्स भी लिया होगा, वो आप लिख दें। अच्छा, ये अगर आपने मोबाइल के ऊपर टैक्स दिया है तो आप इधर सेल फ़ोन बिल के ऊपर जो है मोबाइल वालों से टैक्स सर्टिफिकेट लेके इधर आप लिख सकते हैं।
ये आप सारे हेड्स देख लीजिएगा। इन हेड्स के थ्रू आपने, अगर जिस भी हेड के थ्रू आपने इनकम टैक्स पे किया, उस हेड के अंदर जाके आप अमाउंट लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, फाइनल एंड फिक्स्ड, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर फाइनल एंड फिक्स्ड टैक्सेशन क्या क्या होता है कि ये ऐसे होते हैं हेड्स, इसके अंदर आपकी बेशक 100 रुपये इनकम है, बेशक 10 लाख रुपये इनकम है, वो आपको एक ही रेट के साथ जो है वो आपके जो है वो टैक्स कट रहा होता है। जैसे बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो आप इधर जो है ख़ास तौर पे लोगों को जो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ये है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 36 मिलियन। आपका जो बैंक से जो प्रॉफिट है वो आप इधर लिखेंगे, जो भी आपका है वो आप इधर लिख दिया, अकाउंट के अंदर आपने लिख दिया, इधर ये अकाउंट नंबर है, इधर आप जो है वो कितनी आपको प्रॉफिट मिला, 50,000 प्रॉफिट मिला जी, और 7500 रुपये टैक्स लग गया। आप इधर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो इसने बता भी दिया 7500 ही कटना था, 7500 आपने दे दिया, अब ज़ीरो जो है आपने इसको देना है। ठीक है, ये जितना भी होगा आपने उस हिसाब से जो है वो इधर लिख देना है। इधर आप कंप्यूटेशन पे जाएंगे, कंप्यूटेशन पे जाके इधर आपको पता चल जाएगा। ये अगर तो आपका इधर एडमिटेड टैक्स में आ रहे हैं कुछ पैसे, तो सबसे पहले आप अपना चालान पे करेंगे, तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका इधर रिफंडेबल टैक्स में आ रहा है तो ये आप अपने इसको सबमिशन कर सकते हैं, और जो भी इधर आ रहा है आपका टैक्स, आप इसको जो है वो रिफ़ंड के लिए भी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं कि मैंने आपको इतना ज़्यादा टैक्स ज़्यादा दिया है, तो आप जो है मेरा ये टैक्स वापस करें। तो क्योंकि हमने जितनी सैलरी में से टैक्स देना था वही आ रहा है, और हर चीज़ जो है वो सही है, कुछ भी इधर 0 आ रहा है, तो हम इस तरीके से भी सबमिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा चले मैं इधर कर देता हूँ कि अगर मेरे मोबाइल से भी टैक्स कटा है तो इधर मैं मोबाइल नंबर लिखूँगा, जो भी होगा आप इधर लिख लें। इधर मोबाइल से टैक्स मैंने पे किया है जी 500 रुपये। ठीक है, इधर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखें अब जो है वो मेरा रिफंडेबल टैक्स के अंदर आ रहा होगा। ये देखें रिफंडेबल इनकम टैक्स। अब मैं 500 रुपये के लिए अप्लाई कर सकता हूँ रिफ़ंड के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको जो है ये एक पूरा एक पोर्शन जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वेल्थ स्टेटमेंट आपने किस तरीके से करनी है। वेल्थ स्टेटमेंट आपका बहुत ही टेक्निकल है, आपने बहुत ही ध्यान से आपने करनी है। पर्सनल एक्सपेंसेस पे सबसे पहले आप जाएं। ये मैं बाकी टैब्स बंद कर देता हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आपका, अगर आपने रेंट पे आपने मकान लिया हुआ है, जो भी आपका रेंटल आप एक्सपेंस है वो आप इधर लिख देंगे साल का। अगर आपने कोई टैक्स वगैरह दिए हैं इधर लिख देंगे। मोटर व्हीकल की रनिंग एक्सपेंसेस आपके जो भी आपको लगता है कि इतने मेरे मोटर व्हीकल के एक्सपेंसेस हैं वो इधर लिख देंगे। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल के आपके जो भी बिजली के एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। वाटर एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे। गैस के एक्सपेंसेस पूरे साल के यहाँ पे लिख देंगे। मोबाइल का जो आपका पूरे साल का जो है वो आप यहाँ लिख देंगे। एसेट, अगर आपने कोई एसेट इंश्योरेंस सिक्योरिटी वगैरह कोई दी है, इंश्योरेंस फ़ी वगैरह पे की है तो आप यहाँ लिख देंगे। मेडिकल के आपने कोई एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं आप यहाँ लिख देंगे। एजुकेशनल बच्चों की जो फ़ीस वगैरह है वो यहाँ लिख देंगे। क्लब की कोई मेंबरशिप वगैरह कोई आपके एक्सपेंसेस हैं तो आप यहाँ लिख देंगे। फंक्शनल, अगर आपने कोई फंक्शन वगैरह किया है, बेटा बेटी की शादी की है, भाई की शादी की है, अगर आपने कोई इसके अलावा कोई आपने पे वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं तो आप यहाँ लिख देंगे। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ली है वो आप यहाँ लिख देंगे। अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो जो भी है आपके, इसके अलावा जो इन हेड्स के अंदर नहीं आए, ज़्यादातर लोग इधर जो है वो लिख देते हैं। मसलन एग्जांपल हम भी इधर लिख देते हैं 1.5 लाख रुपए हमारे अदर पर्सनल एक्सपेंसेस भी हुए हैं जी। अच्छा जी, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर जो भी आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर है तो आपने अगर ख़रीदी है तो आप इधर जो है वो लिख देंगे। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो आप इधर लिख देंगे। आपकी कोई भी ऐसी डिटेल नहीं होनी चाहिए जो आपने इधर ना लिखी हो। बेशक पिछले सालों के अंदर आपने प्रॉपर्टी ली है, बेशक इस साल के अंदर ली है, सारी आपने इधर आपने लिख देनी है। किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं है, क्योंकि FBR को सारी चीज़ों के बारे में पता है आपके पास क्या क्या है। आप और FBR के पास किस किस चीज़ की मालूमात है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपका भी ऊपर आ रहा है। आप अपनी चेक करने के लिए कि FBR को मेरे बारे में क्या क्या मालूमात हासिल है,
आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो मालूमात अपनी वो वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अब जो है वो आप अपनी सारी ये डिटेल देंगे, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना लगे, पता ना लगे, वहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा। इधर आप नेट एसेट्स के अंदर आएंगे। आपने क्या करना है कि प्रीवियस एसेट्स जो आपने पिछले साल आपकी जो है इनकम टैक्स आपने जो भरी है, आपके जो उस वक्त प्रीवियस एसेट्स के करंट एसेट्स थे, प्रीवियस ईयर्स की जो रिटर्न के करंट एसेट्स थे वो आप इधर लिखेंगे। बाकी जो इनफ्लोज हैं वो आप इधर लिखेंगे। नॉर्मल टैक्स है, एग्जाम टैक्स है, जो भी आप इधर लिखेंगे। और इसको जो है आप अपनी जो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है आपकी ये ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं, इधर हम पिछले साल हमारी जो थी, हमारे नेट एसेट थे 50 लाख के। इस साल हमारी सैलरी हमारी आई है जी 10 लाख रुपए। अब क्या है जी, अब हमें प्रॉफिट मिला है जी, जो हमारा ये हमारा फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर 50,000 हमें प्रॉफिट भी मिला था बैंक से, हमने इधर लिख दिया है। हमारे पास जो है वो इतने जो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट पर 59 लाख रुपए आ रही है। अब इन अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है हमारे क्या है जी, कि अगर हम यहाँ तो हमारे एसेट्स होंगे, ज़ाहिर बात है, हमारे बैंक अकाउंट में होंगे, कैश में होंगे, किसी भी सूरत में होंगे, जो भी आपकी है वो आप हम इधर लिख देते हैं। ये जी कैश है जी इनके पास पड़ा हुआ जी 15 लाख का, बाकी बैंक अकाउंट में पड़े हैं पैसे। ये देखें कितने रह गए हैं जी, 44 लाख। एग्जाम्पल इधर ही हम बात कर लेते हैं। ये बैंक अकाउंट के अंदर जी इनके 44 लाख हो गए। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, इधर जाके अब मैं देखता हूँ, ये जब तक इधर ज़ीरो नहीं आएगा तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। इधर ज़ीरो आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने फिर जो है कुछ अंदर चीज़ें थोड़ी सी स्किप की हैं, लेकिन आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। मैं अपनी जो चीज़ें स्किप की हैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर वो कवर भी कर लूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपकी जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।